हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार है। मैंने सिविल सेवा की 2017 की परीक्षा में 146वां स्थान प्राप्त किया और उसके आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस अलॉट हुआ है, की सेवा मिली है। मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी प्रारंभिक परवरिश मैं कह सकता हूँ कि मेरी वहीं हुई है। वही जहानाबाद ज़िला है जिसको हम ज़्यादातर नक्सल गतिविधियों के कारण जानते हैं। वहाँ पे जो मेरा गांव था, एक समय था कि वहाँ पे नक्सल गतिविधियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और मुझे आज भी याद है, उस समय मैं लगभग 10-12 साल का हुआ करता था। तो हम सभी परिवार के लोग छत पे सोया करते थे और जब भी मेरी रात में कभी नींद टूट जाती थी तो मुझे हमेशा एक डर का एहसास होता था कि कब कोई हमला हमारे गांव पे न कर दे। वहाँ पे उस समय स्थितियाँ बड़ी ख़राब हुआ करती थी। मतलब गांव के गांव पूरे ख़त्म कर दिए जाते थे। तो मुझे हमेशा एक डर लगा रहता था कि कब मेरे गांव का नंबर ना आ जाए। तो वो सिचुएशंस थी। इसी बीच में मुझे आज भी याद है कि मेरा प्रशासन से जब पहला वास्ता हुआ था वो उसी समय की बात है। उस समय अचानक वहाँ पर सीआरपीएफ के कैंप लगाए गए और वहाँ पर फिर मुझे याद है कि उस समय कितनी चहलकदमी होने लगी थी। तो उस समय की जो यादें हैं प्रशासन की, वो मेरा कह सकता हूँ कि मैं प्रशासन से मेरा पहला इंटरेक्शन था। और मुझे आज भी याद है कि वो समय था कि फिर धीरे धीरे वो जो उनकी लाइट होती थी, जो गतिविधियाँ होती थी, तो उसके कारण मैं एक जो डर था, इनर डर था, वो लगभग कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका था। तब से स्थितियाँ काफ़ी बदली। उसके बाद मैं पढ़ाई करने के लिए कानपुर आ गया और मुझे याद है कि जब मैं अपने जहानाबाद में रहा करता था तो मुझे जो मेरा स्कूल हुआ करता था वो काफ़ी दूर था। तो मुझे चाचा मेरे छोड़ने जाया करते थे मुझे स्कूल। तो बातों बातों में ही वो हमेशा ही बात करते थे कि बेटा बड़े होकर कुछ अच्छा करना, कुछ बड़ा करना। और उनकी बात एक रहती थी कि मतलब कलेक्टर बनना है ना तो पढ़ाई करो। तो ये चीज़ें शायद उस समय मेरे दिमाग में मुझे पता भी नहीं था कि कलेक्टर शब्द का क्या मतलब होता है। लेकिन आज तो मैं काफ़ी कुछ कह सकता हूँ उस संदर्भ में। लेकिन उस समय की जर्नी कहीं ना कहीं वो कलेक्टर शब्द अनकॉन्शियस माइंड में मेरे बैठ गया था। धीरे धीरे समय के साथ मैं वहाँ से पापा को एक कॉन्ट्रैक्ट में नौकरी मिली रेलवे में और मेरा पूरा परिवार कानपुर आ गया था, जिसके कारण मेरी जो आगे की पढ़ाई लिखाई है वो कानपुर में हुई है। कानपुर से ही मैंने ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया। HBTI एक कॉलेज है कानपुर में, वहाँ से मैंने बीटेक किया। और उसके बाद फिर चूँकि उस समय तक आते आते हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोग सोचते हैं कि जल्दी से नौकरी लग जाए। सिविल सर्विस को एक काफ़ी टफ माना जाता है। तो मुझे इन्फोसिस में प्लेसमेंट मिला। तो बस मेरी उम्मीद थी कि मैं अब इन्फोसिस में जॉब करूंगा। आफ्टर 2-3 साल बाद भले मैं सिविल सर्विस या फिर किसी अन्य करियर की तरफ देख सकता हूं। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने मुझे सिविल सर्विस की तरफ मोड़ा। जैसे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि उस समय पापा ने अपनी एक ज़मीन खरीदी थी अपनी कमाई से कानपुर में। छोटी सी ज़मीन थी, लेकिन कुछ दबंगों ने उस पर कब्जा कर लिया। मुझे इस बात का पापा ने पहले तो शुरुआत में नहीं बताया, लेकिन जब बाद में बताया उस समय पापा मतलब काफ़ी परेशान हो चुके थे। मैं भी उस समय कुछ करने की स्थिति में नहीं था। फिर हम दोनों फिर किसी तरीके से एसपी जो एक दरबार लगा करता था, एसएसपी दरबार लगा करता था कानपुर में, तो हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे अपनी परेशानी बताई। और देखते ही देखते एसएसपी सर ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अगर आपका केस जेन्युइन है तो आपको न्याय मिलेगा। और उसके बाद उन्होंने वहाँ के थाने को फ़ोन किया और धीरे धीरे तुरंत काम में तेज़ी आ गई और मुझे मेरी ज़मीन वापस मिल गई। तो उस दिन मुझे फिर एहसास हुआ, मेरे दिमाग में जो अनकॉन्शियस माइंड में वो कलेक्टर शब्द था वो फिर से गूंजने लगा कि मुझे प्रशासनिक कार्यों में ही आना है, प्रशासनिक सेवाओं में आना है। और मैंने पापा से परमिशन मांगी कि पापा मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। पापा ने सहर्ष, उस समय की स्थितियाँ ऐसी थी कि कुछ सोचे बिना उन्होंने कहा कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ तैयारी करो और कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो भी आपका मन करता है वो करो। फिर मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में कोचिंग ली और मैंने तैयारी करने लगा। उस समय से काफ़ी लगभग 2012 के बाद से लगभग आज 5-6 साल हो चुके हैं मेरे सिलेक्शन। मुझे सफलता, जो फाइनल सफलता मैं कह सकता हूँ, अभी भी नहीं मिली है। तो उस सफलता को प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा है। तो इस दौरान मैंने अपने अनुभवों से काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी कुछ मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो मेरी कमियाँ रहीं उसको मैंने हमेशा दूर करने का प्रयास किया है।
जब मैं दिल्ली आया तो मेरे सामने निश्चित रूप से फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा। उसमें मैंने मेंस दिया, लेकिन बाई लक इंटरव्यू नहीं हो पाया, अनफॉर्चुनेटली वो कह सकता हूँ। सेकेंड अटेम्प्ट मैंने फिर दिया 2013 में, और 2013 में मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुँचा, लेकिन फ़ाइनल में बाहर हो गया। कैस उस दौरान फ़ाइनल में बाहर होने का इस कारण मैं इतना टूट गया था कि मैंने तैयारी से ब्रेक ले लिया और 2014 और 15 की परीक्षा मैंने नहीं दी। उस समय मेरा झुकाव, चूँकि यहाँ पे सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा था और घर से भी मुझे लग रहा था कि घर वालों की भी अपनी एक एक्सपेक्टेशन है, मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने करियर के लिए पीसीएस की तरफ ध्यान दिया। और पीसीएस में 2012 की परीक्षा, 2013 और 2014 की परीक्षा में लगातार मैं उत्तीर्ण हुआ। 2013 की परीक्षा के आधार पर मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिला कॉमर्शियल टैक्स में, और 2014 की परीक्षा में मुझे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी का पद मिला था, लेकिन मैंने उस सेवा को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं उसके साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। फिर 2015 के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ मेजर मिस्टेक किया है, मैं अपनी गलतियों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और जो एक मेरा गोल था उससे मैं कहीं ना कहीं भटक गया हूँ। फिर मैंने 2016 और 17 की परीक्षा दी। 2016 की परीक्षा में मुझे डिफेंस सर्विसेज मिले, जिसको मैंने ऑप्ट नहीं किया। फिर 2017 की परीक्षा में 146वां स्थान मिला, और जिसके आधार पर मुझे इंडियन पुलिस सर्विस मिला। अब तक की मेरी जो जर्नी रही है, मैं कह सकता हूँ कि बड़े उतार चढ़ाव की रही है। काफ़ी कुछ असफलताओं का भी मैंने सामना किया है। मेरी असफलताएं तो रही, लेकिन मुझे हमेशा अपने पिताजी की एक कहानी याद आती थी। वो मुझे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी हमेशा सुनाया करते थे कि जब एक बार चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के पास गए थे और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, जब किस्मत में सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो फिर कोशिश करने से क्या होगा। तो चाणक्य ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया था कि हो सकता है कि कोशिश करने से ही मिलेगा, किस्मत में ऐसा ही लिखा हो। तो वो चीज़ें मैंने भी इंटरनलाइज की। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ जो थी मेहनत, उस पर हमेशा बल दिया और अपनी मेहनत को बनाए रखा, चाहे किसी भी स्थिति में हो। और मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में 90% तो आपका जो योगदान रहता है वो आपके लेबर का है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, जितने मन से, जितने डेडिकेशन से मेहनत करेंगे, आप उतनी जल्दी सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि उसके बाद की जो जर्नी रही है, मेरी जो कुछ कमियाँ रही अपनी जर्नी में, मैं बताना चाहूँगा। तैयारी के दौरान मैं कह सकता हूँ कि शुरुआती चरणों में मैं जो जैसे कुछ स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं, मैंने वो नहीं पढ़े। इसके अलावा जैसे न्यूज़पेपर की तरफ मैंने बहुत कम ध्यान दिया। और इसके अलावा जो जैसे लिखने की प्रैक्टिस होती है, टेस्ट सीरीज मतलब उस समय क्या स्थिति ऐसी थी कि बहुत कम लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे, मैं भी उन्हीं में से था। तो ये सब कुछ कमियां थी जिनको मैंने लगातार समय के साथ इम्प्रूव किया और अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया। अपनी स्ट्रेटजी में जैसे मेरी जब 2015 में मेरी शादी हुई तो उस समय मेरी पत्नी थी, उनका इंग्लिश मीडियम था, तो हम दोनों मिलकर तैयारी करते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनकी अच्छी थी और कुछ चीज़ें मेरी अच्छी थी। फिर हम दोनों ने मिलकर एक नई स्ट्रेटजी बनाई और उन पे काम करना शुरू किया और मन से वो काम किया जो सफलता आज रंग ला रही है। कुछ लोग कहते हैं कि इतना समय लगा, क्या ये सफलता उतनी महत्वपूर्ण थी जिसके लिए इतना समय देना चाहिए था। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि जो प्रसिद्धि मिलती है, जो मान्यता मिलती है, जो लोगों से सम्मान मिलता है, उसके लिए ये 4-5 साल बहुत कम है। अगर और भी समय लगता है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए, हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत करिए और सरेंडर मत करिए कभी भी। और असफलताएं जो है सबके समझ आती हैं, कठिनाइयाँ सबके समझ आती हैं। मुझे अब्दुल कलाम जी का एक कोट याद आता है। वो कहते थे कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं वो हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि वो हमारी छुपी हुई शक्तियों और सामर्थ्य को निकालने में बाहर मदद करती हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भले आप सेलेक्ट होने में आपको समय लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी जो पर्सनालिटी का जो पहलू है वो लगातार इम्प्रूव होता जाता है। तो मैं ही कहूँगा कि गिव अप मत करिए और अपने आप को लगातार आगे बढ़ाते रहिए।
एक जो अन्य पहलू है जिस पे मैं बात करना चाहूँगा, वो है कि आप तैयारी के दौरान अपने विश्वास को बनाए रखिए। क्योंकि एक बड़ा मैं अच्छा हमेशा मैं कोट करता हूँ कि जब आप विश्वास करना छोड़ देते हैं किसी चीज़ पे, तो वो चीज़ कहीं न कहीं आपसे दूर होती जाती है। ट्रस्ट है, ट्रस्ट का अगर टी हटा दिया जाए तो वो रस्ट होता है, जंग होता है। अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास करना छोड़ देंगे, जिस दिन आपको लगने लगेगा कि ये परीक्षा मुझसे नहीं हो सकती है, आपने विश्वास करना छोड़ दिया, तो उस दिन आप इस परीक्षा के काबिल नहीं रहेंगे। तो अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करिए और इस परीक्षा में लगे रहिए। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से इस परीक्षा के प्रति ही इस परीक्षा के प्रति डेडिकेट होकर आप सारी चीज़ों को भूल जाइए। अदर चीज़ जो इम्पॉर्टेंट हैं उन पे भी आप अपना योगदान देते रहिए। ख़ास करके अगर लोग कई बार ये पूछते हैं कि क्या मुझे कब तक सिविल सर्विसेज में यूपीएससी में पेपर देना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए, ख़ास करके जब मेरा 2-3 सालों में कोई भी प्री या मेंस नहीं निकला हो। तो मैं कहूँगा कि देखिए 2-3 साल आपको एनालाइज करने के लिए काफ़ी समय होता है। अगर आपको लगता है कि 2-3 सालों में आपका प्री मेंस नहीं हो रहा है, तो फिर आप थोड़ा सा ट्रैक चेंज करिए और स्टेट पीसीएस की तरफ भी देख सकते हैं। लेकिन शुरुआत के 1-2 सालों तक आपको केवल यूपीएससी की तरफ ही सोचना चाहिए। देखिए कमियाँ हमारे अंदर ही होती हैं, हम बस उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जिस दिन हम अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना सीख लेंगे, उस दिन सारी सफलता हमारे पास आ जाएगी। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि जो हमारा ध्यान होता है वो कई बार डाइवर्ट होता रहता है। जो मेन मुद्दा रहता है हम उससे डाइवर्ट होते जाते हैं। हम लोगों ने हमेशा अर्जुन की कहानी सुनी है महाभारत में। तो जिस तरीके से अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखती थी, हमें भी उसी तरीके से केवल सिविल सेवा दिखनी चाहिए। वो आईएएस और आईपीएस का जो चार्म है वो आपके दिमाग से नहीं जाना चाहिए। तो जब इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप लगातार मेहनत करते रहेंगे और इधर-उधर की चीज़ों से अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने से बचाइए। ख़ास करके मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मूवीज़ में लगे होते हैं, ख़ास करके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो निश्चित रूप से एक्टिव होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की अति गलत है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलने की और अपनी मेहनत को आगे बढ़ाने की। कभी भी गिव अप मत करिए, सरेंडर मत करिए, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए। आपके माँ-बाप आपके साथ, आपके माँ-बाप या आपके नाते रिश्तेदार जो भी होते हैं वो आपके साथ बड़ी उम्मीदें देखते हैं। मुझे मतलब पिछले 5-6 सालों में मैं कह सकता हूँ कि एक भी बार होली, दीपावली और दशहरे में मैं घर नहीं गया। मुझे बड़ा ही अफ़सोस भी इस बात का होता है, क्योंकि कई बार जब दशहरा दीपावली होती थी तो वो अक्टूबर का समय होता था और उस समय मेरे मेंस चल रहे होते थे। अगर इसी तरीके से जब होली होती थी तो उस समय इंटरव्यू या प्री का समय होता था। तो मैं पिछले 5-6 सालों में नहीं गया। मुझे इस बात का बहुत दुःख है, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है और वो हमसे बड़ी उम्मीदें लगाए रखते हैं। उनके लिए तो दशहरा भी हम ही है, दीपावली भी हम ही है। लेकिन वही है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। वो हमसे बड़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं हमारे आसपास के लोग, तो उनकी कुर्बानियों को व्यर्थ मत जाने दीजिए। मेहनत करिए, विश्वास करिए और लगातार काम करते रहिए। धन्यवाद।